everyone, my name is सुरेंद्र कुमार. वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास. सो फ्रेंड, ये हमारा थर्ड वीडियो है सिलेबस के ऊपर. फर्स्ट वीडियो में हमने प्राचीन भारत के सिलेबस को डिस्कस किया था. देन सेकंड वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत के सिलेबस को डिस्कस किया था. और ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया के सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि मॉडर्न इंडिया का या आधुनिक भारत का कंप्लीट सिलेबस क्या है. सो आइए फ्रेंड, हम डिस्कस करते हैं ये वीडियो हमें किन एग्ज़ाम्स में हेल्प कर रहा होगा. तो जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आपके लिए ये हेल्प कर रहा होगा. स्टेट सभी तरह के स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, विशेषकर एमपीपीएससी, सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एसएससी, रेलवे, व्यापम एंड ऑल अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स, जितने भी तरह के स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको ये हिस्ट्री के लिए हेल्प कर रहा होगा, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस को, ओवरऑल होल सिलेबस को हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं. सो आइए फ्रेंड्स, हम वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया पढ़ने के लिए हमें इसको 3 सेक्शन में या 3 स्थितियों में हमें इसे डिवाइड करना पड़ता है. सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई 1947 के पहले की क्या स्थितियाँ थी, ठीक है, या 1947 के पहले भारत में क्या क्या घटनाएं होती हैं. सो उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक सेक्शन में. फिर हम 1947 के दौरान या 1947 के पहले, ठीक है, जो आज़ादी के लिए संघर्ष होता है या भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल को देखते हैं. देन इसके बाद जब भारत आज़ाद हो जाता है या 1947 के बाद की जो घटनाएं हैं उनको फ्रेंड हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसे हम इंडियाज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस हम कहते हैं या आज़ादी के बाद भारत कहते हैं. सो 3 तरीके से इसको डिवाइड करके पढ़ा जाता है या 3 तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं, टॉपिक नंबर 1 हमारा इसमें होने वाला है, जिसको हम कहेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन. यूरोपियन कंपनीज अराइव इन इंडिया. इंडिया में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरीके से होता है, क्या इनकी पृष्ठभूमि रहती है, सबसे पहले कौन आता है, देन उसके बाद कौन आता है, किस तरीके से भारत में ये प्रसार करते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी कंपनियां इस्टेब्लिश फाइनली नहीं हो पाती हैं या कौन सी हो जाती हैं. तो इन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं पुर्तगालियों को, ठीक है, डच, अंग्रेज, डैन और फ्रांसीसी, ठीक है. सो इन सबको हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ मैं केवल पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ. सिलेबस के अंदर जो पॉइंट्स हैं केवल हम उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, उसके अलावा हम यहाँ पर कुछ भी और डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है. 20वीं सदी में नवीन राज्यों का उदय, ठीक है. 18वीं सदी में या 17 से 18वीं सदी के बीच में जो नवीन राज्यों का उदय होता है, जो नए राज्य सामने निकल के आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. और साथ ही साथ ये देखने वाले हैं कि ब्रिटिश यहाँ पर कैसे प्रसार करते हैं, इन राज्यों को कैसे अपने हाथ में ले लेते हैं, इन पे कैसे कब्जा कर लेते हैं. सबसे पहले हम देखने वाले हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक, है ना, जिसमें हम बहादुर शाह जफर तक या और भी जितने भी मुगल शासक यहाँ पर हैं, उत्तर मुगल शासक, है ना, मुगल एम्पायर के बाद. सो उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, सक्सेसर ऑफ मुगल रूलर्स, ठीक है. बंगाल को हम देखने वाले हैं, अवध होगा, ठीक है, मैसूर होगा जिसमें टीपू सुल्तान, और इन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. आंग्ल मैसूर युद्ध हम पढ़ने वाले हैं. पेशवा और मराठा साम्राज्य यहाँ देखेंगे. प्रमुख मराठा पेशवा, आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे. सिख राज्य पढ़ना है, ठीक है. इसी में फिर हमें देखना है रणजीत सिंह, ठीक है, रणजीत सिंह का प्रशासन, आमेर राज्य, जाट राज्य, हैदराबाद के बारे में पढ़ना है, कर्नाटक है, केरल. इसके बाद हमें ये 3 संबंध पढ़ने, रिलेशन पढ़ने या वॉर पढ़ने हैं ना, जिसमें आंग्ल नेपाल संबंध है, आंग्ल बर्मा संबंध है और आंग्ल अफगान संबंध है. तो इनको हमें पढ़ना है कि इनमें किस तरीके के चेंजेस यहाँ पर आए थे या क्या यहाँ पर हुआ था. ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था हमें देखनी है, ब्रिटिश इकोनॉमी, जिसके अंदर हम ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था पढ़ते हैं. कृषि का वाणिज्यीकरण, संपदा का निष्कासन, जिसको आप धन निष्कासन का सिद्धांत भी कहते हैं, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताया गया था, ठीक है. सो इसको पढ़ते हैं. बी औद्योगिकीकरण, ठीक है, आधुनिक उद्योगों का सीमित विकास, रेलवे का विकास या रेलवे का डेवलपमेंट किस तरीके से ब्रिटिश ने किया था, ठीक है, ब्रिटिशर ने किया था, और किस तरीके से यहाँ पर जो डेवलपमेंट है ना, उनका उद्देश्य क्या था, क्यों रेलवे का विकास किया था, इन सबको हम यहाँ पर समझने वाले हैं. स्थानीय स्वशासन को या लोकल गवर्नेंस को हम देखेंगे, यहाँ पर सेल्फ गवर्नेंस जिसको आप कहोगे, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस. सिविल सेवा का विकास या सिविल सेवा या सिविल सर्विसेज के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे. न्यायपालिका के बारे में या जुडिशरी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्रिटिश भारत में शैक्षणिक विकास, जिसमें हम पढ़ेंगे शिक्षा का माध्यम, शिक्षा क्षेत्र में अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, ठीक है. 1854 में जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था उसको हम देखेंगे. हंटर कमीशन पढ़ेंगे, रेले कमीशन, सैंडलर आयोग, हॉर्टोंग समिति, वर्धा योजना,
1944 ईस्वी की सार्जेंट योजना, ब्रिटिश शिक्षा नीति का मूल्यांकन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से चीज़ें जो हुई हैं या जो ब्रिटिश शिक्षा नीति थी उसमें फाइनली हमें क्या रिजल्ट निकल के मिलता है, ठीक है। राधा कृष्ण आयोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो शिक्षा से संबंधित है आपका, ठीक है। और भारतीय समाचार पत्रों का उद्भव और विकास हम देखने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ पर ये होता है। आगे देन हम देखने वाले हैं इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं 1857 की क्रांति, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है। 1857 की क्रांति देखेंगे, किस तरीके से इसकी पृष्ठभूमि बनती है, क्यों आखिर होती है, इसके पीछे क्या कारण जुड़े हैं, ठीक। 1857 के विद्रोह का कारण, जैसा कि मैंने बताया कि उन कारणों के बारे में हम जानेंगे कि आखिर वो कारण क्या थे जिनके कारण ये विद्रोह हुआ या इतना बड़ा विद्रोह सामने निकल कर आता है, ठीक है। विद्रोह का विकास या डेवलपमेंट किस तरीके से, ग्रोथ उसकी किस तरीके से होती है, कैसे विद्रोह पनपता है ना, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक। 1857 के विद्रोह का स्वरूप कैसा था, है ना, नेचर इसका किस तरीके का था, और इसके क्या परिणाम निकलते हैं, क्योंकि मेंस में तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही हैं, इसमें सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। देन आगे हम डिस्कस करने वाले हैं नागरिक एवं आदिवासी विद्रोह, ठीक, जिनमें कुछ जनजाति विद्रोह आते हैं, ठीक है। आज़ादी से पूर्व 57 के पहले कौन कौन से विद्रोह हुए थे, जो जनजाति विद्रोह थे, ठीक है, ट्राइब रिवोल्ट जिसको हम कहेंगे। देन आगे हम देखें कि प्रमुख जनजातीय विद्रोह जो इसके बाद हुए थे, 1857 के बाद भी कुछ हुए थे, तो उनको डिस्कस करते हैं, है ना। उसके बाद आपका आता है किसान विद्रोह, आज़ादी से पहले, और किसान विद्रोह जो थे वो आज़ादी के बाद, ठीक है। किसानों के साथ क्या प्रॉब्लम थी और क्यों उनने विद्रोह किया था, उस सारी सब सिचुएशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, या इसे हम कह सकते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार और राष्ट्रीय जागरण, जिसमें हम देखने वाले हैं, ठीक है, राजा राममोहन राय को, ब्रह्म समाज का विकास, केशव चंद्र सेन, वेद समाज, महाराष्ट्र में धर्म सुधार, यंग बंगाल आंदोलन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद व रामकृष्ण मिशन। उत्तर भारत में समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन किस तरीके से चल रहा था ये देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, और आर्य समाज को पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे पश्चिम भारत में सुधार आंदोलन, ठीक है, प्रार्थना समाज, दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, अन्य आंदोलन जैसे दक्षिण भारत, अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है, कुछ मुस्लिम आंदोलन है यहाँ पर जिनमें अलीगढ़ आंदोलन आता है आपका, ठीक है, अहमदिया आंदोलन, सिख सुधार आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन, आधुनिक भारत में निम्न जातीय आंदोलन, दक्षिण भारत में निम्न जातीय आंदोलन, नारी मुक्ति आंदोलन और सुधार आंदोलनों का प्रभाव, ठीक है, कि इन आंदोलनों से भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। सो इसको देखेंगे। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, जिसमें कांग्रेस की स्थापना हम देखेंगे किस तरीके से होती है, उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण, ठीक है। देन हम देखेंगे बंगाल विभाजन 1905, स्वदेशी आंदोलन हुआ इसी समय, है ना, स्वदेशी मूवमेंट और पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो इसको देखेंगे। क्रांतिकारी गतिविधियां या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पहला फेज देखेंगे, ठीक है, कि इस फेज के अंदर क्या क्या यहाँ पर बड़े परिवर्तन आते हैं या क्या यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत चीज़ें होती हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन का क्षेत्रीय विस्तार, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, बाहर कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के मध्य जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को हम देखने वाले हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच क्या सिचुएशन थी, किस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही थी आपकी 14 के टाइम में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के समय या प्रथम विश्व युद्ध के मध्य में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थी, है ना, जिसमें हम एक पढ़ने वाले हैं होम रूल आंदोलन 1916। स्वतंत्रता आंदोलन में हम देखने वाले हैं गांधीवादी युग या गांधीवादी चरण। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, जो आपका 1917 के टाइम पीरियड से स्टार्ट होता है। गांधी जी का भारत में आगमन से लेकर हम गांधी जी का जो लास्ट सफ़र था वहाँ तक हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 सबसे पहले, ठीक है, अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन, रॉलेट एक्ट, ठीक है, या रॉलेट एक्ट या रॉलेट सत्याग्रह 1919, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देन फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है 1930, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार क्षेत्र क्या था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ से वनडे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण, सेकंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म, ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास की जो यात्रा है उसको हम देखेंगे, जिसमें हम राष्ट्रीय राजनीति 1935 से 1939, जिसके अंदर हम स्वतंत्रता आंदोलन में वामपंथी राजनीति का उदय, कांग्रेस समाजवादी पार्टी,
कम्युनिस्ट पार्टी का विकास, अन्य वामपंथी दल, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, देसी रजवाड़ों में स्वतंत्रता संघर्ष तथा कांग्रेस की नीति कैसी थी, ठीक है, प्रांतीय चुनाव तथा सरकारों का गठन 1937। देन इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर स्थिति, ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं यहाँ पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। 45 के टाइम पीरियड में आप देखोगे 1945 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा किस तरीके की यहाँ पर थी, जिसमें मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग सबसे जोरों पर थी, तो उसको हम देखें, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस तरीके से होता है और क्या स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। युद्धोत्तर काल का संघर्ष, पोस्ट वॉर कॉन्फ्लिक्ट, ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, किस तरीके से ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है इन क्रांतियों के बाद या इन आंदोलनों के बाद, स्वतंत्रता की तैयारी, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फ्रीडम, जिसमें CR फॉर्मूला, गांधी और जिन्ना की वार्ता, देसाई लियाकत वार्ता, शिमला सम्मेलन 1945, 1945-46 का चुनाव, शाही नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा और अंतरिम सरकार, माउंटबेटन योजना और विभाजन के प्रति कांग्रेस का क्या रुख उस समय था, सांप्रदायिकता तथा भारत विभाजन। सो ये टॉपिक फ्रेंड्स हमारे मॉडर्न इंडिया के बनते हैं। देन हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम बात करने वाले हैं कि इससे आगे नेक्स्ट हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उनमें आज़ादी के बाद भारत और उसकी स्थितियाँ। सो फ्रेंड यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट पॉइंट्स पता हैं या सिलेबस आपको याद रहता है कि भाई हमें हिस्ट्री के अंदर अगर कंप्लीट तैयारी करनी है सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की या किसी भी एग्ज़ाम्स की, तो हमें कौन कौन से टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा या कौन कौन से टॉपिक्स हिस्ट्री के अंदर आते हैं, अगर हमें ये पहले पता होगा सो हम उस चीज़ को या उस सब्जेक्ट को हम काफ़ी अच्छे तरीके से आगे हम डिस्कस कर सकते हैं और इन पॉइंट्स पर हम 1 बाय 1 डिस्कशन कर सकते हैं, या हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को अगर पढ़ रहे होंगे तो हम हर तरह से सब्जेक्ट को कम्प्लीटली ओवरऑल हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं या कवर हम उसको कर रहे होंगे, जिससे आप एग्ज़ाम्स में हर एक सेक्शन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है, जैसे कि हम मध्य प्रदेश PSC की बात करें तो आपको पता है कि भाई 300 मार्क्स आपके यहाँ पर होते हैं, जिसके अंदर आपका पार्ट ए और पार्ट बी आपका होता है, जिसमें पहला सेक्शन आपका हिस्ट्री होता है और जो लगभग आपके 150 मार्क्स यहाँ से बना रहा होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन अगर आप प्री एग्ज़ाम्स की भी बात करते हो तो प्री एग्ज़ाम्स में भी आप देखते हो कि भाई 100 क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, जिनमें हिस्ट्री का काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। आप 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे 20 क्वेश्चन तक यहाँ से हिस्ट्री से देख सकते हैं। सो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट यहाँ से होने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।